नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत त्रिपाठी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर और इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। ठीक है, देखिए पहले तो आपको टर्म समझना पड़ेगा। लेमा लेमा क्या होता है? लेमा मतलब होता है कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो वेल प्रूव्ड है। क्या है? वेल प्रूव्ड मतलब ऐसी चीज़ जिसको आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ जैसी है वो आपको वैसे ही यूज़ करनी है क्योंकि वो पहले से प्रूव की जा चुकी है। ठीक है, लेमा लेकिन सिंगल स्टेटमेंट के लिए टर्म यूज़ किया जाता है। कोई एक ऐसी लाइन जो वेल प्रूव्ड है, जैसे कि आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं तो उसका एक फॉर्मूला है ना एक लाइन का, तो वो एक लेमा कहा जाता है। ठीक है, पर जब कभी कुछ स्टेप्स को मिला के, कुछ प्रोसीजर्स को मिला के कोई लंबी सी लाइन लिखी जाती है, फॉर एग्जांपल पहले आप ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ऐसे करके कुछ हो और फाइनली आप एक कंक्लूजन पे पहुंचे, तो उस तरह की लाइंस को एक एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, तो जब कभी आप इस फॉर्मूले को या फिर इस जो रूल है इसको अप्लाई करेंगे तो आप ब्रैकेट में जो आगे लिखते हैं वहाँ पे कब एल्गोरिथम लिखेंगे, कब लेमा लिखेंगे, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जब आप सिंगल लाइन में लिख के इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो आप वहाँ पे लेमा लिख सकते हैं, पर जब आप इसका रिपीटेड प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे जब तक आपको आंसर नहीं मिलता तब उस केस में आप इसको एल्गोरिथम बोलेंगे। ठीक है, अब बताते हैं ये होता क्या है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि लेमा कभी बोलने वाले हैं, एल्गोरिथम इसको कब बोलेंगे। वैसे आप दोनों चीज़ें कह सकते हैं, आपके टर्म पे चल सकता है, पर मेरा काम था आपको समझाना, इसलिए मैंने आपको किया। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है, मान लीजिए कोई भी हमारे पास नंबर है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 50। ठीक है, 50 को हमें डिवाइड करना है 45 से। किससे डिवाइड करना है दोस्तों? 45 से। तो 45 से कितनी बार से डिवाइड कर सकते हैं आप? 45 से एक ही बार तो डिवाइड कर सकते हैं, तो आंसर आएगा 41, 5 1 45 और बच जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, अब अगर मैं इसे लिखूँ तो क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ? देखिए जो 50 है वो किस किस से मिला है, यानी कि 45 को अगर मैं 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, और इसमें 5 ऐड कर दूँ तो वापस से यही आंसर आएगा, नहीं आएगा? आएगा ना। ठीक है, यही चीज़ है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यहाँ पे आपका जो 45 था ये डिवाइड कर रहा था 50 को, ठीक है, और रिमाइंडर क्या बच रहा था? 5, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? 1 है। ठीक है, तो जो आपको 45 है यहाँ देखिए, इसको हम बोलते हैं इस वाले टर्म को A, इस वाले टर्म को बोलते हैं B, इसको बोलते हैं क्वेश्चन का Q, इसको बोलते हैं रिमाइंडर का R। ठीक है, यहाँ पे जो 50 है दोस्तों ये है आपका डिविडियंट, यानी कि A क्या होगा आपका यहाँ पे? डिविडियंट। ठीक है, B आपका क्या होगा? डिवाइज़र, जो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, Q क्या होगा? क्वोशिएंट होगा, और R क्या होगा आपका? रिमाइंडर होगा दोस्तों। R क्या होगा आपका? रिमाइंडर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसी चीज़ को, इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, इस लाइन को, इस स्पेसिफिक लाइन को बोलते हैं, पर इसका यूज़ क्या है वो आपको समझाता हूँ। देखिए आपने छोटे में पढ़ा था कि आपको HCF निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते थे नॉर्मल टर्म्स में, जो आपको जैसे मान लीजिए इसी 50 का एग्जांपल ले लेते हैं, आपको 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे ऐसे छोटे प्राइम नंबर्स में इसको डिवाइड करेंगे कि वो फर्दर डिवाइड ना हो सके और उन सबके मल्टीपल्स में ये आए। ठीक है, तो जो 50 है वो क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं मैंने फर्स्ट पार्ट के इंट्रोडक्शन में आपको समझा दिया है। किसी को कोई नंबर्स ना पता हो या स्पेसिफिक टाइप के नंबर को क्या कहते हैं तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। चलिए देखिए, तो इसमें 50 के लिए क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आप 2 का टेबल लेते हैं। ठीक है, तो 2 25 हो गया। अब देखिए क्या हम 3 का टेबल ले सकते हैं? आप छोटे से ट्राई करेंगे, 2 का नहीं ले सकते, 3 का नहीं ले सकते, 4 का नहीं ले सकते, पर हम 5 का टेबल ले सकते हैं। तो अब क्या करेंगे? 5 5 25 हो गया। अब 5 का टेबल फिर से तो ले सकते हैं। अब देखिए 5 का टेबल 5 1 5, तो जो 50 है वो अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से देखें तो इस तरह से बना है ना, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ये छोटे छोटे प्राइम नंबर्स है जिनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता छोटे सेक्शंस में। ठीक है, तो इनके कॉम्बिनेशन से आपको 50 बना है। ठीक है, अब आपको कोई दो नंबर्स का आगे HCF निकालना है, तो आप क्या करेंगे? यही वाली प्रोसेस जो प्राइम फैक्टराइजेशन की उस पर भी अप्लाई करेंगे, फिर दोनों में कॉमन टर्म्स ढूंढेंगे। मान लीजिए अगर मुझे निकालना था HCF निकालना था मुझे 45 और 45 लिख दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे 50 लिख दिया। ठीक है, इन दोनों को निकालना था, तो आप क्या करते हैं? आपने 50 का निकाला, आप 45 का और निकाल लेते हैं, तो हम यहाँ पे 45 का निकाल लेते हैं दोस्तों। 45 का क्या हो जाएगा? 3 1 3, 3 5 15, फिर से 3 से जाएगा, 3 5 15 और 5 1 5, तो 3 3 5 आ गया। अब मैं 45 का इसी के नीचे लिख दे रहा हूँ ताकि हम कॉम्बिनेशन बना सकें। देखिए 2 है क्या यहाँ पे? कोई भी 2 नहीं है। कोई 5 है क्या यहाँ पे? हाँ एक 5 है, तो हमने 5 लिख दिया। मल्टीप्लाई बाई कोई दूसरा 5 है? नहीं है। 2/3 है, तो ये इन दोनों का कोई पेयर तो है नहीं, तो मैं यहाँ अलग से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए आप पेयर बनाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो कितने पेयर्स बन रहा है यहाँ पे? एक पेयर बन रहा है ये 5 का, और बस यही पेयर बन रहा है, बाकी कोई भी पेयर में नहीं है। तो दोस्तों जो कॉमन टर्म्स होते हैं दोनों में, दोनों के प्राइम फैक्टर्स में या दोनों के फैक्टर्स में, दोनों नंबर्स के, तो उन्हीं को आप बोलते हैं HCF। तो HCF ऑफ 50 एंड 45 विल बी 5। ठीक है, मतलब 5 एक ऐसा नंबर होगा जो 50 को भी डिवाइड करेगा और वो 45 को भी
डिवाइड करेगा, ठीक है। तो HCF असल में होता क्या है, एक ऐसा कॉमन फैक्टर होता है, एक ऐसा टर्म होता है, एक ऐसा नंबर होता है जो दो नंबर्स के बीच में आप कंपैरिजन कर रहे हैं, उन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। अब देखिए, अगर मैं 5 से 50 को डिवाइड करूँ तो ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा इसको, और 5 से ही 45 को डिवाइड करूँ तो 5 9 45, तो 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। दोनों ही नंबर को काटने वाला एक नंबर होता है, उसी को हम बोलते हैं HCF। कोई ऐसा नंबर जो दोनों टर्म्स, दोनों नंबर आपको दिए हैं, उन दोनों को एग्जैक्टली बिना पॉइंट के डिवाइड कर दे पूरा, ठीक है। अब ये चीज़ आपने देखी, थोड़ी सी लंबा प्रोसीजर था। अगर आपको बड़े नंबर होंगे तो आपको खूब सारे फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, और कई बार तो पूरा पेज चला जाता है फैक्टर्स निकालते निकालते। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा क्या कहता है, आप इस लाइन का यूज़ करके, ये जो लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है, इसको लिखते हैं A = BQ + R। देखिए ये, तो यहाँ पे A ये हो गया आपका, जिसको आप डिवाइड कर रहे होते हैं। जैसे मैंने 50 का यहाँ पे लिख के दिखाया था आपको, तो हम B को डिवाइड कर रहे हैं ना, सॉरी 50 को डिवाइड कर रहे हैं ना, ठीक है। आप A को डिवाइड करेंगे B का यूज़ करके, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसको बोलेंगे Q, और जो लास्ट में बच जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 5 बचा हुआ था, तो वो हो जाएगा आपका रिमाइंडर। मैंने यहाँ पे टर्म्स दिखा दिए हैं, आप चाहें तो अपने नोट्स बना लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, कुछ नंबर्स ले लेते हैं। मैं आपके एक्सरसाइज 1.1 का एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मतलब एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसी को सॉल्व करके आपको समझा दूंगा कि कैसे काम करने वाला है ये, ठीक है। तो आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें आपको HCF निकालना है। HCF ऑफ क्या निकालना है आपको, 135 और 225, आपको इनका HCF निकालना है, ठीक है। तो मैं आपको दोनों मेथड से करके दिखाता, फिर मैं कंपैरिजन दिखाऊंगा। आपकी यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा का यूज़ करके निकालना है। तो अगर आप नॉर्मल अपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो इस तरह से करेंगे ना, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। दूसरी तरफ आप कौन सा यूज़ करने वाले हैं, यूक्लिड्स मेथड। देखते हैं कौन सा वाला जल्दी से करता है और कौन सा, वैसे आपके में तो यूक्लिड्स मेथड है तो आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप 135 के लिए इधर सॉल्व करेंगे, और फिर 225 के लिए इधर सॉल्व करेंगे, फिर कॉमन टर्म्स को हम नीचे ले लेंगे। तो क्या कर सकते हैं इसमें हम, 3 4, हाँ चलिए 3 से हो जाएगा, 3 4 12, 3 5 15, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5, ये तो हो गया है। अब चलिए इसको देखते हैं, 3 7 21, 3 5 15 हो गया, 3 2 6, हाँ ठीक है, 3 2 6, 3 5 15, 5 5 25 और 5 1 5, ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब चलिए देखिए कॉमन टर्म्स कौन से हो गए, तो 135 के हो गए आपके 3 3 3 और 5, और 225 का हो गया दोस्तों आपके पास 3 3। अब देखिए तीसरा तो 3 है नहीं, ये 5 5 है, तो एक को 5 यहाँ लिखूंगा और दूसरे को मैं आगे लिख दूंगा, ये आपने छोटी क्लास में सीखा होगा। अब हम इसमें पेयर्स बना लेते हैं। देखिए एक पेयर हमारा ये बन गया 3 3 वाला, है ना, और दूसरा पेयर आपके पास ये बन गया, देखिए, ठीक है। और देखिए एक 5 का पेयर बन गया। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, क्या हो जाएगा ये 3 × 3 × 5, 3 3 9, 5 9 45, तो 45 आ गया दोस्तों। 45 एक ऐसा नंबर होगा जो 135 को डिवाइड करेगा और 225 को भी डिवाइड करने वाला है, ठीक है। ये हो गया आपका HCF ऑफ 135 और 225 इस मेथड से। पर आपको इस तरह से नहीं करना है, आपको करना है यूक्लिड डिवीजन मेथड से। अब आपका यही आंसर आना चाहिए, इससे भी हम ये चेक करने वाले क्या हमारा ये आंसर आ रहा है, और आएगा तो किस तरह से आएगा, ठीक है। चलिए इसको करना शुरू करते हैं। तो आपको हमेशा इसमें ध्यान रखना है कि जो नंबर बड़ा होता है, क्या जो नंबर बड़ा होगा आप उसको डिवाइड करेंगे छोटे वाले नंबर से। दोनों में कौन सा बड़ा है बताइए, 225 तो बड़ा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 225, ठीक है। और इसको किससे डिवाइड कर देंगे हम, छोटा वाला नंबर कौन सा हमारे पास 135, तो 135 ऐसे लिख देंगे। अब देखिए क्या आपको करना है, आप कितनी बार इसे ले जा सकते हैं। अगर मैं इसे 2 टाइम्स लेके जाऊंगा तो 270 हो जाएगा। देखिए 35 2 70 हो गया, और 100 2 200, तो 270 हो गया। अब देखिए ये नंबर तो उतना बड़ा है नहीं, तो हम इसे 1 ही लेके जाएंगे। हम बंद करते हैं, 135 1 135, 5 में से 5 गया 0, कैरी हो गया, तो 7 8 9 हो गया, ये 1 में से 1 गया। अब देखिए 90 बच गया। अब आपको क्या करना है, जब तक आपका जो रिमाइंडर है दोस्तों वो 0 ना हो जाए, क्या ना हो जाए 0, तो जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना हो जाए आप इसी प्रोसीजर को बार बार रिपीट करेंगे। पर अब क्या होने वाला है वो समझिए। सबसे पहले क्या था, ये आपका 225 जो था वो A था, तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे 225, ये किस किस से मिला है, 135 को हमने, इस 135 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया और उसमें रिमाइंडर यानी कि 90 को ऐड कर दिया। फॉर्मूला क्या था हमारा यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का, मैं टॉप पे लिख दे रहा हूँ, आपको याद रहेगा। देखते जाइए, A = BQ + R, यही तो था, ठीक है। तो अब देखिए आपका A क्या हो गया, ये A हो गया आपका, ठीक है। 135 आपका B हो गया, 1 आपका क्या हो गया Q, और 90 क्या हो गया R हो गया, ठीक है। अब
नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक बार आपने सॉल्व कर लिया, रिमाइंडर 0 तो आया नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है दोस्तों, जो आपका बी होता है यही आपका ए बन जाता है। क्या बन जाता है, ए। तो अब हम क्या करेंगे, 135 को डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर होता है ये आपका बी बन जाता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब आपको 225 से आपने एक बार सॉल्व कर दिया, अब आपको 225 यानी कि अंदर वाली वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। अब आप 135 को यहाँ लिख देंगे, यानी कि 135 ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई। आप इसको किससे डिवाइड करने वाले हैं, 90 से। जो रिमाइंडर बचा है आप इसी से इसको फिर से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 92 जा कितना होगा, 180 हो जाएगा, हमें पता है। टू जा तो जा नहीं सकता, हम इसे फिर से 1 जा लेके जाएंगे, फिर से 90 कर देते हैं यहाँ पे। अब देखिए क्या हो गया, 5 बचा और ये 3 4 बच गया यहाँ पे, 45। ठीक है, फिर से देखिए आपकी लाइन क्या आई, 90 है यहाँ पे। तो 90 कैसे बना, सॉरी 90 नहीं है, 135 है, ये 135 है। 135 कैसे बना दोस्तों, ये बना आपका 90 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और उसमें ये ऐड कर दिया रिमाइंडर। ठीक है, ये तो किया। ठीक है, रिमाइंडर कितना था आपका, यहाँ पे मैंने आर लिख दिया, ये हो गया आपका 45। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए अब देखिए फिर से तो यहाँ पे 0 नहीं आया, तो हमें ये स्टेप फिर से रिपीट करना है। मैंने इसीलिए बोला था कि अगर आप एक लाइन एक बार अप्लाई करते हैं तो उसे हम लेमा बोलते हैं, पर अगर आप उस प्रोसीजर को बार बार अप्लाई करते हैं जब तक आपको आंसर नहीं मिलता तब आप उसे एल्गोरिथम बोलते हैं। इस समय जो हम अप्लाई कर रहे हैं इसे, ये मेथड तो है यूक्लिड्स का, ठीक है, पर क्योंकि आप इसे बार बार रिपीटेड फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं तो इस टर्म में इसे हम एल्गोरिथम बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करने वाले हैं, 45 है तो ये अब यहाँ चला जाएगा, 90 अब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 90 इधर आ गया था, 135 इधर आ गया था, तो आप वही चीज़ फिर से करने वाले हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। हम क्या करने वाले हैं, हमने 45 से डिवाइड करना है 90 को। ठीक है, तो देखिए 45 टू 90 होता है, आप सभी को पता होगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लीजिए। 45 टू 90 हो गया, डिवाइड हो गया। अब देखिए जब फाइनल में आपका आंसर जो है वो 0 आ जाए, कुछ भी ना बचे यहाँ पे, तो आप यहीं पे रुक जाएंगे, यही आपका आंसर है। पर आंसर क्या है, हमारा क्या आंसर आया था यहाँ पे, 45 आंसर आया था ना दोस्तों। देखिए हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया था, तो आंसर आया था 45। आप देखिए यहाँ पे कहाँ पे 45 है, जिस नंबर से डिवाइड किया वही तो है। तो जिस हम हर बार यही डिवाइड करने वाला नंबर तो बदल रहे थे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही वाला नंबर 45। तो जिस नंबर से आप लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में नंबर को डिवाइड करेंगे वही वो नंबर होगा जो आपके दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देगा। ठीक है, वही आपका आंसर है। तो आपको एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा वो होगा 45, और आप इस प्रोसीजर से लगाएंगे। मैंने आपको कंपैरेटिवली करके दिखा दिया कि अगर आपका कैलकुलेशन अच्छी है, मुझे समझाने में थोड़ी टाइम लगा इसलिए थोड़ी ज़्यादा टाइम लग गया, अदरवाइज आप इसे 2 स्टेप में, इसमें और फिर इसमें सीधे लिख के आंसर ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस वाले में फैक्टर्स निकालते समय बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं आपसे, पर यहाँ पे सिंपल डिवाइजन करना है, आसान होता है कंपैरेटिव, और टाइम भी बहुत कम लगता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए इसकी खूब ज़्यादा, और मैं अब आगे बढ़ता हूँ, आगे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड और थर्ड पार्ट। पर इनको सॉल्व करने के पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसके पहले मैंने जो आपको स्टेप्स बताया आप एक बार उसकी प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन आपसे खुद से सॉल्व हो। एक बार करिए फिर मेरे वाले सॉल्यूशन से मिला लीजिएगा। चलिए अपना हम आगे बढ़ाते हैं सॉल्यूशन। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जो नंबर छोटा होता है आप उससे डिवाइड करते हो जो बड़ा वाला नंबर होता है उसको। तो आप यहाँ पे किसको डिवाइड करने वाले हो, 3 8 2 2 0। आप इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, आप इसे 196 से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम डिवाइड करना शुरू करते हैं। अब बताइए आपके हिसाब से कितनी बार जा सकता है ये। देखिए आप देख के बता सकते हैं, अगर हम इसका 2 जा करेंगे, आप कहीं पे साइड में करके देख लीजिए चाहें तो। 196 2 जा, ठीक है, 6 2 12 का 2 1 कैरी, 9 2 18 19 का 9 1 कैरी 2 और ये 3 392। ये नंबर 2 जा इससे बड़ा हो गया ना, तो आप कितनी बार लेके जाएंगे, इसे 1 टाइम से लेके जाएंगे। तो क्या आंसर आएगा 196 बन जाए 196। 12 में से 6 गया, यहाँ पे 6 बचा, 7 में से 9, ये 17 में से 9 गया, 8 बचा यहाँ पे, 2 में से 1 गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे 186 बचा है, आपका 2 ऊपर से नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए कितनी बार लेके जा सकते हैं। देखिए 196 है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इसे 10 जा पे लेके जाऊँ तो 1960 आ जाएगा, 19 तो आएगा नहीं यहाँ पे। एक बार हम 9 जा एक नंबर कम करके चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे कर लीजिए 196 9 जा, ट्राई करिए। 9 6 जा 54 का 4 5 कैरी, 9 9 जा 81 81 और 5 86 का 6 8 कैरी 9 10 17। तो 1764 हमारा ये आंसर आ रहा है। सही है, छोटा भी है 1862 से, तो हम इसे कितनी बार लेके जाते हैं यहाँ पे 9 टाइम्स। आंसर आ गया हमारा 1764। अब सॉल्व करते हैं। 6 7 8 हो गया, 5 बचा कैरी लिया, 5 4 9 हो गया, 7 7 गया 0 0, ये दोनों 0 हो गया, 92 बचा है, ऊपर से 0 आ गया नीचे। ठीक है, अब फिर से सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो क्योंकि लास्ट टर्म बचा है तो हम एक बार ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है पूरा पूरा कट जाए। अब देखिए आप यहाँ पे 0 आए, 6 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो 10 जा कर सकते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे सीधे आप 2 डिजिट तो लिखते नहीं है, तो पहले 5 करके देखिए। 5 से 30, 0 आने के चांसेस हैं 196। 5 जा करके देखता हूँ यहाँ पे, 5 से 30 का 0 3 कैरी, 5 45 48 का 8
4 कैरी 5 6 7 8 9 980 हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये 5 पे जाएगा, 196 5 980, ठीक है। डिवाइड हो गया पूरा पूरा, जीरो आ गया यहाँ पे। तो यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 38220 कब बनता है, जब 196 को हम 195 से मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर जीरो बचता है तब बनता है, यानी कि एक्जैक्टली डिविजिबल है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा है। अब देखिए बहुत लोग के मन में क्वेश्चन आ सकता है, इससे लास्ट स्टेप में या इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो हम यहाँ पे क्या करते थे, जो रिमाइंडर बचता था उससे बाकी को डिवाइड करते थे। पर समझने की बात क्या है, आप पहले पूरी तरह से ट्राई कर लेते थे कि जो नंबर यहाँ पे है ये बीच वाले नंबर को जब तक काट सकता है तब तक अब इसे काटते रहेंगे परफॉर्म करते रहेंगे डिवीजन मेथड, ठीक है। जब आपका बचेगा इतना छोटा रिमाइंडर कि वो फर्दर डिवाइड ना हो सके, कोई कैरी ना आ सके, बिना पॉइंट लगाए, आपको पॉइंट नहीं लगाना है, बिना पॉइंट लगाए अगर आप जो नंबर लास्ट में बचा हुआ है रिमाइंडर में, अगर आप उसे नहीं कट कर सकते हैं तब फिर आप उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस वाले को इस्तेमाल करेंगे इस जगह पे और ये वाला इस तरफ रख देंगे, यानी कि आपका डिवीजर और डिविडेंड आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है, रिमाइंडर के साथ। आपको सॉल्यूशन आ गया। तो आपका जो दोस्तों HCF आया है 196 ने खुद ही डिवाइड कर दिया पूरा पूरा, तो इसी नंबर ने तो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दिया। तो आपको जो आंसर आया है वो क्या है आपका यहाँ पे 195। आपने इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया ना, तो ये नंबर ही इसको भी डिवाइड कर रहा है, ये नंबर इस बड़े वाले नंबर को भी डिवाइड कर रहा है। तो जो आपका HCF आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, फाइनल आंसर यही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर की फॉर्म में तो बच नहीं रहा है, तो आप इसी को मानेंगे 195, ठीक है। ये आपका HCF है। क्लियर हो गया। अब हम सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। एक बार देखिए, जिनको यहाँ पे समझ में नहीं आया वहाँ पे भी देखने की कोशिश करिए। बाकी मुझे एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है आपको अब तक समझ में आ गया, अगर आ गया है तो फिर से वही कहूँगा कि इस क्वेश्चन को पहले खुद से लगाएं फिर मेरे वाले से मैच करें। चलिए शुरू करते हैं। 255 हम ये छोटा है, इससे डिवाइड करेंगे, किसको हम डिवाइड करने वाले हैं 867 को। अब देखिए 255 है, 260 के आसपास इसे मानिए, इसका डबल करिए, कितना होगा 400 520 के आसपास, ठीक है। 2 टाइम्स जा सकता है, हम इसे 3 टाइम के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है। चलिए 255 3 टाइम्स, 5 से 15 का 5 1 कैरी, 5 से 15 16 का 6 1 कैरी, 3 6 7 7 3 टाइम्स भी जा रहा है। 4 टाइम्स के लिए ट्राई कर लेते हैं, 4 टाइम्स नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए 4 टाइम्स भी ट्राई कर लेते हैं। 255 4 टाइम्स, 5 20 का 0 2 कैरी, 5 से 22 का 2 कैरी, 5 4 2 जाए 9 10 1 से 2 0। तो दोस्तों आप इसे 3 टाइम्स ही लेके जाएंगे, ठीक है। 4 टाइम्स नहीं जा रहा है, 2 से बड़ा हो रहा है, हम इसे 3 टाइम्स लेके जाते हैं। 5 से 15 का 5 1 कैरी, 5 से 15 16 का 6 1 कैरी, 3 6 7। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे बचा 20102। अब देखिए ये जो 102 है ऊपर से कुछ आने को बचा है क्या, जो ऊपर से आप लेके आ सकते हो नीचे, कुछ भी नहीं बचा है। तो यहाँ पे अब आप वो वाला मेथड ट्राई करेंगे, वो वाला अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको सबसे पहले सिखाया था। अब सीखने की बात क्या है, आप 102 को 102 से डिवाइड करने वाले हैं 255 को। तो एक प्रोसीजर है कि आप अलग से फिर से लिखें, फिर उसका जो आंसर है फिर से लिखें। दूसरा प्रोसीजर क्या होता है, आप इसी में 102 को सीधे यहीं पे मान ली यही डिवाइड करने वाला है, इसको डिवाइड करने वाला है 255 को, इसको डिवाइड करने वाला है, ठीक है। ऐसे होने वाला है ये, ठीक है। अब आप इसी के आगे सॉल्व करते चले हैं। तो इनका जो सॉल्यूशन होता है मोस्टली इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा का, वो इस तरह से होता है। मैंने यहाँ पे रफ वर्क कर लिया, मुझे करना नहीं चाहिए था, मेरी गलती है, ठीक है। पर ये इसका प्रोसीजर है। अब देखिए 100 है तो 204 आएगा 2 में, ठीक है। तो 2 टाइम्स अगर मैं इसको लेके जाऊँ तो 204 आ गया, इसका आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा आपका 51 बचा, देखिए 1 और 5, ठीक है। अब देखिए तो पूरा पूरा कट जा रहा है। अब हम 51 से डिवाइड करने वाले 102 को, मैंने बताया था अगर आपका रिमाइंडर बचता है तो ये डिवाइड करता है ऊपर वाले को, और 102 को यानी कि इस वाले नंबर को 102 को डिवाइड करने वाले हैं 51 से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, मैं साफ साफ लिख दे रहा हूँ, 51 से हम डिवाइड करने वाले हैं 102 को। 2 टाइम्स जा रहा है पूरा पूरा, 52 जा 100 और 1 है तो 102, ठीक है दोस्तों, पूरा कट गया। तो आपका फाइनल जो आंसर है वो क्या है HCF 51, यानी कि 51 ने लास्ट में सब कुछ काट के लास्ट में 0 कर दिया आंसर, ठीक है। तो आपका जो HCF ऑफ 867 और 255 आएगा वो क्या आएगा आपका, वो आएगा आपका 51, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, बाकी के क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट्स आपका एक्सरसाइज 1.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 6q+1, ये माइनस का साइन नहीं है, मैं क्लियर कर दूँ। यहाँ पे लिखा है 6q+1, 6q+3, 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर, मतलब कोई भी जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है, कैसा इंटीजर, ऑड इंटीजर, ठीक है, वो या तो 6q+1 की फॉर्म में लिखा होता है दोस्तों, या 6q+3 या 6q+5 की फॉर्म में लिखा होता है, जहाँ पे जो हम ये q वाला टर्म है ये कोई ना कोई इंटीजर ही होगा, यानी कि पॉइंट की वैल्यू नहीं होगी, कोई नॉर्मल टर्म्स होंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं, बाकी नंबर्स क्या होते हैं, मैं इसके पहले के इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूँ, जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ जाके आप वो वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व किस तरह से करते हैं मैं आपको बता दूं, ठीक है। हम इसको इस तरह से शुरू करते हैं। आपको ये प्रूफ करना है कि जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होते हैं वो इन टर्म्स में होते हैं। इसको प्रूफ करने का सबसे अच्छा तरीका है आप कुछ एग्जांपल्स ले लें
ऑड इंटीजर्स का, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स का, और फिर उनके साथ चेक करके देखें यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करके कि काम कर रहा है, यही आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर यही आ रहा है तो ठीक है, प्रूव। अदरवाइज कुछ और आंसर आ रहा है तो ये चीज़ें नहीं है, नॉट प्रूव्ड। ठीक है, चलिए हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं। सॉल्यूशन हम ऐसे शुरू करेंगे, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसका इस्तेमाल करके हम प्रूफ करने वाले हैं। मैं पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये लेमा की स्पेलिंग में एक एम मिस हो गया, आप एज्यूम कर लीजिएगा। ठीक है, हम पहले क्या करने वाले हैं, हम जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है वो लिखेंगे। क्या होता है वो, मैंने आपको बताया था A = BQ + R, ये बताया था आपको। ठीक है, यहाँ पे A, B, Q और R क्या क्या है, देखिए जो A है आपका ये डिविडेंट है, क्या है, डिविडेंट है। जो B है दोस्तों वो डिवाइज़र है, क्या है, डिवाइज़र। और Q और R तो आप देखिए पहचान ही सकते हो, Q है आपका कोशिएंट, ठीक है, और R क्या होगा, प्लस रिमाइंडर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, समझ जाइए। तो आपका ये A हो गया, ये B हो गया, ये Q होगा और ये R हो गया। ठीक है, अब आप इसी चीज़ को अप्लाई करने वाले हो। ठीक है, लेकिन जैसे हम जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपको वैल्यू नहीं पता होती, आप क्या एज्यूम करते हो, लेट द वैल्यू बी x। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ हम क्या लिखेंगे, लेट्स कंसीडर, ठीक है, सम, क्या आप कंसीडर करने वाले हो, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। लेट्स कंसीडर सम पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। ठीक है, आप कुछ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेने वाले हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप ए की तो वैल्यू ले रहे हो, आप ए की जगह पे तो रखोगे वो चीज़ जिसको चेक करना है आपको। ठीक है, तभी तो आप चेक कर पाओगे, क्योंकि इसी को हम डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, मैंने बताया था ना, आपको जिसको डिवाइड करना होता है आप उसको ए की जगह पे रखते हो। तो हम ए को यही जो भी नंबर्स लेंगे उनको यहीं पे ए की जगह पे रखेंगे। तो आप ए की जगह क्या ले लोगे, कुछ भी ले लो। हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स में क्या ले सकते हैं, ऑड में आता है 1, आता है नहीं आता है। ठीक है, 3 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 6 के बाद 7 आता है। आप लाइन से ले लें चाहे रैंडम ले लें, कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें मैंडेटरी नहीं है कि आपको इसी सीक्वेंस में लेना है। ठीक है, आप आगे चल के भी ले सकते हैं। मैं सीक्वेंशली चल रहा हूँ इसलिए मैंने ऐसे ले लिया। अब एक दूसरी बहुत ज़रूरी बात, जब कभी आप एग्जांपल ले रहे हैं कंसीडर करने के लिए, आप देखिए यहाँ पे कितनी इक्वेशंस हैं, 1 2 3। तो जितनी भी इक्वेशंस हैं आप उसकी डबल क्वांटिटी में अपने एग्जांपल्स लीजिए या वो नंबर्स लीजिए जिनको प्रूफ करना है। जैसे यहाँ पे 3 है तो मैं यहाँ पे 6 लूँगा। ठीक है, ताकि आप 6 एग्जाम्पल के साथ प्रॉपर प्रूफ कर पाएं कि जो आपके आंसर्स हैं वो आ रहे हैं। क्योंकि कई बार आपके 2 से 3 एग्जाम्पल्स में सेम आंसर आता है। ठीक है, तो आपको अलग अलग वेरिएशंस आ सकें, प्रॉपर आप डिफाइन कर सकें, कंक्लूजन पे आ सकें। इसलिए आपको जितना मैक्सिमम हो सके उतने केसेस लेके सॉल्व करना है। तो मैं कहूँगा अगर 2 चीज़ें प्रूफ करनी है तो आप 4 एग्जाम्पल लीजिए, अगर 1 प्रूफ करना है तो आप 2 ही एग्जाम्पल ले लीजिए। अदरवाइज अगर आपको 3 चीज़ें प्रूफ करनी है यहाँ पे जैसे कि है, तो हम यहाँ पे कितने लेंगे, 6 एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक है, 1 3 5 7, 7 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा और 11 आ जाएगा। ठीक है, मैंने इतना ले लिया 6 एग्जाम्पल्स। अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किस लिए, ए के लिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर A = 1, हमारा पहला केस ही होगा दोस्तों। ठीक है, अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊं, देखिए ये जो BQ + R लिखा है 6Q + 1, ये कुछ सेम लग रहा है। अगर आप Q की जगह Q रख दीजिए तो B की जगह पे 6 आ रहा है, सभी में देखिए B की जगह पे 6 आ रहा है, B की जगह 6 आ रहा है। ठीक है, R की वैल्यू वेरी कर रही है सब में। ठीक है, तो इससे देखिए हमें ये समझ में आ रहा है जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है उसमें आप पहला वाला यानी कि B की जगह जो डिवाइजर है वो क्या है, ये 6 है। यानी कि जो भी नंबर आप यहाँ पे रखेंगे उसको आप किससे डिवाइड करने वाले हो, आप उसे 6 से डिवाइड करने वाले हो। ठीक है, तो हम यही चीज़ यहाँ परफॉर्म करने वाले हैं। अब देखिए कुछ लोग के मन में आ सकता है कि मैंने कहा था कि आप हमेशा बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करते हो, यहाँ पे तो हम 1 को डिवाइड करने वाले हैं 6 से, कैसे होगा, मैं करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, मजा आने वाला है। ठीक है, आप ए की जगह पे क्या रख देंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करके यहाँ पे लिख दीजिए, इसे लिख दीजिए इक्वेशन ऑफ 1, इसको हम क्या लिख देंगे, इक्वेशन 1। ठीक है, यूजिंग, यहाँ पे लिख दीजिए इक्वेशन 1, या तो आप बार बार लिखिए या फिर यहाँ पे लिखते रहिए बार बार, यूजिंग यूक्लिड्स थ्योरम या फिर यूक्लिड्स लेमा। ठीक है, हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। आप 1 की जगह पे क्या लिखोगे आप, ये। ठीक है, ए की जगह पे आ गया 1। अब BQ + R की जगह क्या लिखेंगे, आपको पता है B की जगह क्या लिखना है, 6 लिखना है। ठीक है, 6। Q की जगह आप Q लिखोगे, आपको नहीं पता आंसर क्या आने वाला है, नहीं ऐसा नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको 6 से डिवाइड करना है 1 को। ठीक है, तो मैं इसके लिए आपको अलग से रफ पेज रुकिए यहीं करके दिखा दे रहा हूँ, या मैंने लाइन खींच ली, हम इधर रफ वर्क करने वाले हैं। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे रफ, जो आपका 1 है आप इसे 6 से डिवाइड करिए नॉर्मली। देखिए 6 से, तो 6 के टेबल में 1 तो आता नहीं, पर अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 0 आ जाएगा, कैरी कितना बचेगा, सॉरी यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। तो अगर हम 6 को 0 से मल्टीप्लाई करें दोस्तों, ठीक है, तब तो हो जाएगा ना, और यहाँ पे +1 कर दें, अब तो 1 का 1 ही रहेगा, नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से देखो ये जो इक्वेशन है इनमें से किससे मैच हो रही है, किसी से मैच हो रही है क्या, देखो 6Q + 1, Q की जगह मैंने कहा था ना वैरी करेगी आपकी, कहा था नहीं कहा था,
तो यहाँ पे क्यू की जगह क्या आ गया, 0 आ गया दोस्तों, ठीक है। 6q + 1 तो क्या हो गया ये, दैट इज, आप इसे लिख सकते हैं दैट इज 6q + 1। ये आया नहीं आया, आया नहीं, ठीक है। एक चीज हो गई हमारी, पहला केस सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड केस लेके चलते हैं। फॉर a = सेकंड वैल्यू क्या है दोस्तों, 3 है। अब इसके लिए सॉल्व करेंगे। अब आप 3 को वापस से a की जगह पुट करेंगे, तो a की जगह हमने क्या पुट किया, 3। यही वाला तरीका अप्लाई करेंगे। b की जगह है 6, तो आप 6 से डिवाइड करने वाले हैं 3 को। अब देखिए 6 से डिवाइड करेंगे तो फिर से यही चीज़ होगी, आप 3 को 6 से डिवाइड करिए, 6 0 0 आएगा, फिर से यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो 6 को मल्टीप्लाई बाय हम 0 करेंगे और प्लस 3 कर देंगे। यही करेंगे, नहीं करेंगे, यही किया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ है ये किसके जैसी है, ये तो हो गया। तब देखिए 6 + 3 वाला हुआ 6q + 3, q की वैल्यू वेरी करी बस, है ना। तो दैट इज, ये क्या है भाई, ये क्या है बताइए, 6q + 3। समझ में आ रहे स्टूडेंट्स आपको, दो चीज़ हमने प्रूफ कर दी। देखिए 2 तो आ गया, मैंने 6 एग्जांपल लिया। अभी देखिए सब के सब ऐसे ही आने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल मजा आएगा आपको। 2 वैल्यूज हमने प्रूफ की। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, हम क्या पुट करेंगे, हम नेक्स्ट वैल्यू अपनी 5 पुट करने वाले हैं। अब आप यहाँ पे क्या करो, फॉर a = क्या रखें, यहाँ पे 5 रख दें, ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। देखिए अब हम यहाँ पे रख देंगे 5, तो a की जगह पे आप क्या पुट करने वाले हो, 5, तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा 5, 6 मल्टीप्लाई बाई, हमें नहीं पता क्या होगा। अब देखो ये भी 6 बड़ा ही है 5 से, तो यहाँ पे फिर से वही चीज़ होने वाली है। आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे 6 की, 0 आएगा, 5 रिमाइंडर में बचेगा। ये हुआ नहीं हुआ, हुआ ना। अब देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है ये दैट इज क्या है, यहाँ पे दैट इज में क्या लिखूंगा मैं, इसको हटाइए, दैट इज 6 + 5, ये है 6q + 5। यही चीज़ आई नहीं आई, ये है ना। देखिए तीनों चीज़ें प्रूफ हो गई, 1 2 3। पर मैंने कहा था 6 एग्जाम्पल्स लीजिए ताकि मैक्सिमम वैल्यू आप चेक कर सकें कि सारे आंसर वही आ रहे हैं, कुछ और तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब फॉर, ठीक है, a = 5 के बाद क्या है, 7 है दोस्तों। अब आप यहाँ पे लिख दीजिए 7 = 6। अब देखिए जो 7 है ये तो भाई कटेगा 6 से, तो हम क्या करेंगे, 7 यहाँ पे लिखेंगे 6, 6 1 जा 6, कितना बचा 1, ठीक है। तो 6 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया और फिर कितना प्लस कर दिया, +1, अब हो गया 7। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे 6q + 1, q की वैल्यू 0 थी यहाँ पे 6q + 1 में, पर यहाँ पे 6q + 1 में 1 हो गई है, q की वैल्यू वेरी हो गई है, इसलिए वहाँ पे q लिखा था, ठीक है। वेरिएबल की वैल्यू वेरी कर सकती है ना, तो देखिए q की जगह पहले 0 था, q की जगह पे यहाँ पे 1 आ गया, तो वेरिएबल वेरी किया, पर जो बाकी टर्म्स थे देखिए दैट इज 6 का 6 ही है, q की जगह पे यहाँ पे 0 से 1 आ गया, +1 का +1 ही है, कॉन्स्टेंट्स हैं। देखा आपने, 6q + 1 6q + 1 सिमिलर आ रहा है। अब अगली वाली वैल्यू के लिए चेक करते हैं। फॉर a = क्या है नेक्स्ट वैल्यू आपकी, 7 के बाद 9 है दोस्तों। अब इसको चेक कर लीजिए, 9 = 6 मल्टीप्लाई बाई, ये भी डिवाइड होगा 6 से, तो 9 को डिवाइड करने वाले हैं 6 से, 6 1 जा 6, कैरी 3 बच गया, क्लियर हुआ। देखिए तो 6 मल्टीप्लाई बाई 3, सॉरी 6 1 जा 6, ठीक है, और इसमें +3, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, दैट इज, क्या ही आंसर आपका बताइए, 6q + 3। सेकेंड वैल्यू फिर से आ गई जो यहाँ पे आई थी, ये आई ना। देखिए यहाँ पे 0 था, q की जगह पे, यहाँ पे q की जगह 1 हो गया। मैंने वही बात जो अभी समझाई कि q तो वेरिएबल है, वेरिएबल्स की वैल्यू वेरी करती हैं, कांस्टेंट नहीं रहती, कांस्टेंट टर्म सारे कांस्टेंट हैं, बस q की वैल्यू वेरी हो रही है, इसलिए हमने वहाँ पे q की जगह पे कोई नंबर नहीं लिखा, q लिखा है, ठीक है। अब चलिए नीचे आ जाते हैं लास्ट वाले टर्म के लिए। फॉर a = लास्ट का टर्म हमने कौन सा लिया था एग्जाम्पल, 6 वाला, 11 लिया था। अब आप यहाँ पे क्या लिखिए, 11 को डिवाइड करिए 6 से, तो ये भी होगा 6 1 जा 6। मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, आप समझ जाइएगा। हो गया, कितना बचेगा यहाँ पे, 7 8 9 10 11, 5 भी तो बचेगा, +5, यही आया। तो आप देखिए ये वाला टर्म भी तो इसी के जैसे हो गया, 6q + 1, दैट इज 6q + 5 हो गया, वेरी गुड, मैच हो गया। देखिए अब इन 3 इक्वेशन और इन 3 इक्वेशन को आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th हेंस इंक्लूडिंग, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यूजिंग अबव केसेस एंड बेस्ड ऑन इक्वेशन 1। फर्स्ट वाली इक्वेशन मैंने ली और सारे केसेस ले लिए, ठीक है। वी कंक्लूड दैट, हम क्या कंक्लूड करते हैं बताइए, आप किस नतीजे पे पहुंचे हैं, वी कंक्लूड दैट। अब ये दैट के बाद आपको यही स्टेटमेंट लिख देना, एनी पॉजिटिव इंटीजर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, आप पूरा पूरा लिखिएगा, एनी पॉजिटिव, मैंने पॉजिटिव शॉर्ट में लिखा, आप पूरा लिखेंगे यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म, किस फॉर्म में होता है बताइए, 6q + 1 जो कि सबसे पहले वाली थी, 2 बार आ गई। दूसरा कौन सा था, 6q + 3 था दोस्तों, यही था नहीं था, 6q + 3 वो भी आ गया। तीसरा कौन सा है, 6q + 5 हो गया, क्वेश्चन सॉल्व।
मैं कहूँगा आप इसे रटे मत, अगर समझ में नहीं आया है एक बार फिर से देखें। अगर इन केस आपको किसी भी सेक्शन में, किसी भी लाइन में, किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हमें बहुत खुशी होगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और मैं कहूँगा आप देखिए, जैसे कि आपके पास एक तो तरीका ये है कि आप ऐसे लगाएं, या फिर आप इस तरह से कोई रफ पेपर रख सकते हैं अपने पास, उसमें कैलकुलेशंस करें, रफ वर्क करें और फिर दूसरी तरफ कर दें, ठीक है। क्योंकि ये वाला पार्ट जो रफ वाला पोर्शन है ये मैंडेटरी नहीं है, बाकी आप अगर इसको करते हैं स्टेप्स बढ़ाने के लिए तो बहुत अच्छी बात है। आप इन कैलकुलेशंस को इन्हीं के बाद बगल में इनके रख दीजिए, ये वाली कैलकुलेशन इसके बगल में लिख दीजिए, तो लगेगा कि हाँ उसी का पार्ट है। अदरवाइज अगर आपको नीट क्लीन तरीके से करना है, ठीक है, तो ये वाला प्रोसीजर आप अप्लाई करिए, रफ कैलकुलेशंस को कहीं और कर लीजिए, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे बढ़े। सो स्टूडेंट्स, मैंने अपना अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है। आपका अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। क्वेश्चन बहुत लोग को समझ में नहीं आया होगा, मैं उनको समझाना चाहता हूँ। देखिए क्या है, आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि आपको मैंने अभी बताया था जब HCF LCM सॉल्व करने के लिए, या फिर जब आपको मैं ये आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा समझा रहा था, तो मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर में आप मोस्टली ऐसा करते हो कि दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के लिए एक ऐसा कॉमन टर्म ढूंढते हो जिस नंबर से दोनों नंबर्स डिवाइड हो जाएं, ठीक है। यहाँ पे भी वही लॉजिक यूज़ होने वाला है, पर क्यों यूज़ होगा वो समझिए। पहले आपको यहाँ पे एक आर्मी बैंड है, ठीक है, उसमें दो अलग अलग हैं, 616 लोग हैं, ठीक है। ये वो लोग हैं जो किसी के पीछे चलेंगे, किसके पीछे चलेंगे, 32 उन लोगों के पीछे चलेंगे जो लोग बैंड के हैं और वो आगे चलेंगे, ठीक है। 32 लोग आगे चलेंगे और 616 लोग उनके पीछे चलेंगे। पर इन सब का जो रोज होगी, देखिए अब ये जब ये कभी भी परेड निकलती है तो एक सिंगल लाइन तो होती नहीं, उसमें मल्टीपल लाइन्स होती हैं, ठीक है। तो आपकी एक लाइन में कितने लोग हैं ये नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है नंबर ऑफ लाइन्स कितनी होंगी। तो नंबर ऑफ लाइन्स कितनी होंगी, आप एक लाइन को तो रो बोल देते हो, पर नंबर ऑफ लाइन्स को हम कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो पूछा रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए, कि एक मतलब कि वो जो कॉलम्स हो वो इस तरह से अरेंज किए जाए कि 32 लोग का भी अरेंजमेंट हो जाए, कोई इसमें एक्स्ट्रा ना बचे, और 616 लोग भी इसमें सेट हो जाए, एक्स्ट्रा ना बचे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आपको यहाँ पे HCF ही निकालना है। ये तो क्लियर हो गया, मैंने बताया एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे ये भी डिवाइड हो और ये भी डिवाइड हो, ठीक है। तो क्या चाहिए, क्यों हमें ऐसा करना है वो समझिए आप। मान लीजिए जो आपके लोग हैं 32 लोग, जो पहले हम उनकी बात करने वाले हैं, वो ये हैं, ठीक है। कुछ हैं, मैं ऐसे बना नहीं रहा हूँ, मैं नहीं पता कितने नंबर आने वाला है। ये इक्वल नंबर में कुछ इस तरह से आ गए, ठीक है, एंड सो ऑन इधर तक हैं कुछ ये, ठीक है। आपको नहीं पता कितने हैं ये। इनका जो ये रो होगी, देखिए ऐसे तो इनकी रो है, ऐसे इनकी कॉलम है, तो कॉलम इनका कॉमन है x, ठीक है। रो इनकी कितनी भी बड़ी हो सकती है हमें नहीं पता, हम इसे y मान लेते हैं, एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। अब जो दूसरे लोग हैं, दूसरे लोग क्या है, ये 616 लोग जो बैंड में नहीं है, जो नॉर्मल है, जो इनको फॉलो करेंगे इनके पीछे, ठीक है। तो इनके ये जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे जिसे आप नॉर्मली स्कूल में बोलते हैं ना, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, असल में वो कॉलम होती है, क्योंकि रो वाइज तो ऐसे दिखा जाता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो नंबर ऑफ कॉलम्स पूछे जा रहे हैं कितने होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, आपके नंबर ऑफ कॉलम्स तो दोनों में बराबर होंगे, पर एक रो में लोग वेरी कर सकते हैं ना, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों में इक्वल है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी x लिखा है और यहाँ पे भी x लिखा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 मैंने इधर लिखा था, तो यहाँ पे भी 4 रोज ही बनेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब हमें नहीं पता कितने होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने y लिखा था, मान लीजिए मैंने इसे लिख दिया y0, इसको मैंने क्या लिखा, y0, हमने यहाँ पे ले लिया y1। ये y0 और y1 वैरी करेगा, ठीक है, पर आपकी x की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो जितने भी लोग ये 32 मेंबर्स होंगे, अगर मैं 32 मेंबर्स का इस तरह से कुछ लिख दूँ, 32 मेंबर्स का, तो ये बनेंगे x मल्टीप्लाई बाई y से, इससे बनेंगे दोस्तों, ठीक है। और जो 616 लोग हैं, ये जो 616 है, ये y0 से बनेंगे और ये बनेंगे x मल्टीप्लाई बाई y1 से। अब देखिए इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है, x, यानी कि एक ऐसा नंबर दोनों के बीच में है जो मल्टीप्लाई करने के बाद 32 बन रहा है, जो मल्टीप्लाई होने के बाद 616 बन रहा है। तो 616 और 32 के बीच में अगर मुझे वो कॉमन नंबर मिल जाए तो मैं इनको डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे y0 और y1 की वैल्यू पता चल जाएगी, कितने कितने लोग होने चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया। ये x की वैल्यू कैसे निकलेगी, वो कॉमन टर्म क्या है, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो इसी जगह पे HCF अप्लाई करते हैं, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं हम कहाँ पे HCF अप्लाई करें, कहाँ पे LCM अप्लाई करें। तो जहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे HCF अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको इक्वल पार्ट्स में चीज़ों को डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कुछ ऐसे आ सकते हैं कि कुछ इतनी चीज़ें आपके पास हैं, इतनी टॉफीज, इतनी पेंसिल्स क्लास में हर बच्चे के बीच में, स्टूडेंट में डिवाइड करना है, तो आपको सारी चीज़ें इक्वली सबके बीच डिवाइड हो जाए, ठीक है। ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, सारे टर्म्स को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो वहाँ पे HCF अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे HCF निकाला, तो हम क्या करने वाले बताइए, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपका चैप्टर का क्वेश्चन वही अप्लाई करने वाले हम यहाँ पे। ये तो मैंने आपको एग्जांपल में समझा दिया, मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यूजिंग सॉल्यूशन आपका होगा ये सॉल्यूशन यूक्लिड्स, ठीक है, डिवीजन क्या है आगे बताइए आप, लेमा या फिर एल्गोरिथम या प्रोसीजर, जो भी आप लिखना चाहें इसको, ठीक है, वो लिख लीजिए। ये क्या कहता है आपका, a इक्वल टू
पी क्यू प्लस आर। देखो दोस्तों, आपको हर बार ये लाइन तो लिखनी ही पड़ेगी, ये बताती है कि आप क्या बात करने वाले हैं, क्या यूज़ करने वाले हैं। अपने फॉर्मूला के बारे में पहले बता तो दीजिए आप क्या करने वाले हैं, ठीक है। अब हम इसी का यूज़ करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे 616 को कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे, मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ प्रॉपर और फिर यहाँ पे उनको लिख दूंगा। तो 616 है ये, ठीक है। इसको हम डिवाइड करने वाले हैं 32 से, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इसे 2 टाइम्स लेके जाता हूँ 64 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स तो जा नहीं सकता, कितनी बार जाएगा बताइए आप, ये एक ही बार जाएगा। मैं इसे 1 टाइम लेके जाता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 32, तो 8 + 1 9 हो गया, यहाँ पे 3 2 5 296 हो गया, ठीक है। अब मैं इसे और भी सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि जो ये 296 है वो 32 से बड़ा ही है अभी, ठीक है। अगर छोटा होता तो फिर मैं 32 को इधर ले आता, पर ऐसा नहीं है, पूरा अभी डिवाइड हो रहा है। सॉल्व करते हैं। अब देखिए 320 है, ये 320 के आसपास का ही नंबर है। मैं टेंजा अगर लेके जाता हूँ तो 320 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे पता चल रहा है कि 320 बड़ा हो जाएगा, तो टेंजा नहीं ले जा सकता, एक नंबर कम करके देखते हैं क्या कर सकते हैं। मेरा पेपर कहाँ गया, चलिए उस पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम करने वाले हैं 32 मल्टीप्लाई बाई 9 कर देते हैं, एक नंबर कम करते हैं। 9 × 18 का 8, 1 कैरी, 9 × 27 28 हो गया। 288 आया अप्रॉक्स, 288 आया दोस्तों। चलिए यहाँ लिख देते हैं, हम क्या करने वाले हैं, 9 × 288, 16 में से 8 गया 8, ठीक है, 0 0 हो गया दोनों इधर, 8 बचा। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर बचा, ये आपका डिवाइजर डिविडेंट, सॉरी डिवाइजर डिविडेंट और ये आपका कोशिएंट। अब ये जो नंबर है 32 से डिवाइड तो होने नहीं वाला, हमने नॉर्मली 32 9 से इतने को डिवाइड कर लिया। अब बचा 8, ठीक है। अब ये तो नंबर डिवाइड नहीं होगा, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, 32 को इधर ले आएंगे, मैंने भी बताया था ना। अब आप इसको बना लेंगे अपना डिवाइजर और 32 को बना देंगे डिविडेंट, ठीक है। अब देखिए 8 4 32, 8 4 32, 4 टाइम्स में सीधे सीधे डिवाइड हो गया, पूरा पूरा आ गया, ठीक है। तो आपका क्या नंबर आया, 8 वो नंबर आया, 8 आपका एलसीएम आया, किसका किसका, 32 और 616 का एलसीएम क्या आया दोस्तों, 8 आया। यानी कि 8 वो नंबर है, अगर आप हर एक में 8 लोगों को लगाएं तो 32 वाले लोग भी आ जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे प्रॉपर्ली, और 616 वाले भी लोग 8 करके अगर आप लगाएं तो प्रॉपर्ली अरेंज हो जाएंगे वो। क्लियर हो गया। अब देखिए आपको इसको लिखना क्या है, आप इसको इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, 616 के लिए, तो ए की जगह हम क्या लिखेंगे 616, ठीक है। बी की जगह आप क्या लिखने वाले हैं, जो उसको डिवाइड करने वाले हैं, यानी कि 32 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, क्यू की जगह क्या आएगा 19 आएगा दोस्तों। रिमाइंडर में क्या बचा बताइए, 296 बचा है, तो प्लस 296, ये आपका स्टेप 1 हो गया। क्लियर हो गया, कोई टेंशन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दिखाई दे रहा है आपको। मैं कलर बदल ले रहा हूँ, ये थोड़ी सा डिस्कलर हो गया है, ठीक है। अब सेकंड लाइन पे आते हैं। अब हमारा तो हुआ नहीं था, तो हमने फिर से अब क्या कर रखा है यहाँ पे, अच्छा रुकिए, थोड़ी सी मेरी मिस्टेक हो गई, गलती, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये हम ऐसे नहीं करने वाले हैं। हाँ तो दोस्तों, हम यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इनको सॉल्व करने के लिए। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, कंटिन्यू करते हैं हम। देखिए हम 32, यहाँ पे जो नंबर है आपके पास वो क्या है, वो है आपके पास 616, यही तो है। आप इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं बताइए, 32 से डिवाइड कर रहे हैं। 32 को आपने कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 19 टाइम्स तो मल्टीप्लाई किया था पूरा डिवाइड करने के लिए, 19 से मल्टीप्लाई किया था। इस वाले स्टेप में नहीं, इस वाले में कौन सा रिमाइंडर बचा था, फाइनल में ऐसा नंबर रिमाइंडर माना जाता है जिसके बाद आप फर्दर उसे सॉल्व ना कर सकें। यहाँ पे क्या बचा था, 8 बचा था, तो क्या हो जाएगा आपको बताइए, यहाँ पे +8, यही तो रहेगा आपका ये आपका डिवाइजर, ये डिविडेंट, ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर, इसी के साथ कंपैरिजन हो गया। अब आपने नेक्स्ट टाइम पे क्या किया दोस्तों, आपने 32 को डिवाइड किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 32, और इधर क्या आ जाएगा बताइए 8, ये 8 इधर आ गया। 8 को आपने कितने से मल्टीप्लाई किया, 4 से, कुछ नहीं बचा फाइनली 0, ठीक है। तो हेंस आपका एलसीएम क्या हो गया 8, यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर HCF, सॉरी हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ किसका किसका, कौन से दो नंबर्स थे, 32 एंड 616 इज 8, ठीक है। क्लियर हो गया। पर आप इसको किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में तो कुछ और पूछा गया था, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, तो हेंस 8 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, इज द मैक्सिमम, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया, दे कैन मार्च, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपको कोई सेक्शन में कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज फिर से रिपीट करके देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन आपका ये है, टू शो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर m, ठीक है। आपको ये शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो या तो वो 3m की फॉर्म में आएगा या फिर 3m+1 की फॉर्म में आएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि आपको जितने भी नंबर्स को प्रूव करना हो या जो भी चीज़ टर्म को प्रूव करना हो, आप क्या करते हैं, उसकी जगह पे कोई नंबर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है टू शो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स ले लीजिए रैंडम, ठीक है, और फिर ये चेक करके सॉल्व करिए, यूक्लिड डिवीजन अमाउंट पर परफॉर्म करिए, और फिर ये चेक करिए कि क्या आंसर आने वाला है। अगर आपका आंसर यही आता है जो यहाँ पे लिखा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, अदरवाइज कुछ और आया है तो ये जो चीज़ लिखी है ये चीज़ नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी, जितने भी टर्म्स हो आप उसके डबल में एग्जाम्पल लीजिए। जैसे वहाँ पे 3 टर्म्स प्रूव करने थे, हमने कितने एग्जाम्पल लिए थे, 6, याद आया।
यहाँ पे कितने टर्म्स है, 2 ही टर्म्स है, तो आप कितने एग्जाम्पल लोगे बताओ, इसका डबल कर दो, कितना हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यूजिंग, बताइए आगे, यूक्लिड्स, आगे डिवीजन लेमा, कुछ भी लिख दीजिए, एल्गोरिथम लेमा, आपकी इच्छा। ठीक है, मैं पेज डिवाइड कर लेना हूँ, मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है, यहाँ पे रफ के लिए थोड़ी सी जगह खींच लेते हैं। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करें, अब हम आगे बढ़े। ठीक है, देखिए तो अपना यूक्लिड डिवीजन लेमा मान लीजिए इधर लिखा हुआ है, क्या अपना यूक्लिड डिवीजन लेमा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये नहीं है ना, क्लियर है। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, क्योंकि हम इसे बार बार यूज़ करने वाले हैं, बार बार हम यूज़ ही करते हैं आगे चल के, हमने इसे इक्वेशन 1 मान लिया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सॉल्व करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, नंबर एज्यूम करिए, तो आप क्या करेंगे, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन आप मानते हैं, लेट द वैल्यू बी एक्स। ठीक है, तो वैसे आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट कंसीडर सम, क्या कंसीडर करने वाले हैं आप, जो चीज़ लिखी है क्वेश्चन में वही कंसीडर करिए, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आपको क्या लिखेंगे, एनी की जगह क्या लिखेंगे, सम पॉजिटिव इंटीजर्स। आप कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स को एज्यूम कर लीजिए, इंटीजर्स। ठीक है, आपने कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए, क्या लिया हमने, ए इक्वल टू कुछ मान लेते हैं, कितने हैं, हमें 4 लेने, मैंने आपसे कहा था जितने एग्जाम्पल चाहिए, 1 2 3 4, चारों इंटीजर्स हैं। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, मैं सीक्वेंस में चल रहा हूँ, एक सही लगता है देखने में, बाकी आप कोई भी रैंडम नंबर लिख सकते हैं, 47 67 जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, पर मैं कहूँगा आप सिंपल नंबर्स लीजिए, उनको कैलकुलेट करना आसान रहता है, आपको प्रूफ ही तो करना है। ठीक है, वहाँ पे आपने कितना बड़ा नंबर लिया, इसके बेसिस पे तो मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, आपको नॉर्मल से प्रोसीजर के साथ चलना है। ठीक है, मैं आपसे ये रिकमेंड करूँगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्या करने वाले हैं, अब इसी को हम इसमें कंपैरिजन करके पुट करेंगे, तो अपना केस बनाइए, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखिए, फॉर, क्या लिखा था हमने, ए इक्वल टू, सबसे पहले वैल्यू क्या है, 1 है, यही है नहीं है, तो मैंने आपसे क्या कहा, ए की वैल्यू 1 हो गई, तो आप ए की जगह लिख देंगे 1। अब बी क्या है, अब बी की जगह यहाँ पे 3 लिखेंगे, क्यों लिखेंगे 3, ध्यान से देखिए, ये 3m लिखा है, तो यहाँ पे m की वैल्यू वेरी कर रही है, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में कर रही थी, इसलिए हमें नहीं पता क्या आने वाली, इसलिए यहाँ पे इन्होंने m लिखा है। तो आप उस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा था, q लिखा था, तो आपको 3m + 1 6m + 1 6q + t कुछ भी लिखा हो, तो जो सेकंड वाली वैल्यू होती है दोस्तों, वो आपकी हमेशा q की ही वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे 3m + 1 लिखा है, ये q ही है, जो लास्ट में बचा है यहाँ पे 1, ये रिमाइंडर ही है। अब आप सोचेंगे यहाँ पे तो रिमाइंडर नहीं है, ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3m + 0, कोई फर्क पड़ेगा क्या, 3m + 0 मतलब 3m ही तो हुआ, कुछ और हुआ, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, ये रिमाइंडर 0 है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस नहीं है इसलिए आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, आपको चीज़ समझनी पड़ेगी, जब कुछ नहीं लिखा होता वो क्या होता है, वहाँ पे रिमाइंडर 0 होता है। तो हमें पता है m की जगह पे इन्होंने, मतलब q की जगह पे इन्होंने m लिख दिया है, रिमाइंडर की जगह हटा दिया, यहाँ पे रिमाइंडर 1 है, q की जगह पे m लिख दिया है, तो देखिए क्या बचा, b बचा, तो b की जगह पे क्या आ गया, 3 आ गया। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में 6 आ रहा था, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन होंगे, तो आपको खुद समझना पड़ेगा कि b की जगह जो टर्म लिखा है वो क्या है। अगर 11 लिखा है हर किसी में, तो b की जगह 11 होगा, अगर हर जगह 9 लिखा है, तो b की जगह क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं, समझने की चीज़ है। ठीक है, और आप a को हमेशा डिवाइड करते हैं, तो a की वैल्यू आप एज्यूम करते हैं क्या सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे हमने a कितना लिया है 1, b की वैल्यू इस वाले सेक्शन में पूरे क्वेश्चन में ही 3 रहने वाली, क्योंकि हर बार आप 3 से डिवाइड करेंगे, तो हम 3 से डिवाइड करने वाले हैं 1 को। अब बताइए, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड तो हो नहीं सकता, छोटा नंबर है, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ गया, बचा कितना रिमाइंडर 1, तो 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, रिमाइंडर बचेगा आपके पास 1। अब देखिए ये चीज़ क्या लिखी हुई है, ये यही तो लिखा हुआ है, दैट इज क्या, ये बताइए 3q + 1, यही लिखा है नहीं लिखा है, 3q + 1। ठीक है, यही हुआ नहीं हुआ। ठीक है, अब देखिए केस 2 ले लेते हैं हम, फॉर a इक्वल टू, सेकेंड वैल्यू अपनी क्या है 2 है, b की वैल्यू कितनी है दोस्तों 3 ही है, यही है नहीं है। ठीक है, आप एक ही जगह इस बार क्या लिख देंगे, इसी फॉर्मूले का यूज़ करिए, आप हर बार ये लिखते रहिएगा, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, या फिर यूजिंग इक्वेशन 1, मैं लिख दे रहा हूँ यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, फिर से यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1, क्योंकि हम इसी फॉर्मूले में तो पुट कर रहे हैं बार बार वैल्यूज़ को, तो आप एक ही जगह क्या पुट कर देंगे, इस बार 2 पुट कर देंगे, यही करेंगे। ठीक है, b की जगह हम 3 पुट करने वाले हैं। अब देखिए, जैसे 1 नहीं डिवाइड हुआ था 3 से, वैसे 2 भी तो नहीं डिवाइड होने वाला है, नहीं होने वाला है ना। ठीक है, अब देखिए, अच्छा हाँ दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे मिस हो गई, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आप यहाँ पे जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उनका स्क्वायर ले रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने जब a की वैल्यू 1 ली थी, तो आप यहाँ पे 1 का स्क्वायर परफॉर्म करेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 1 ही होता है। ठीक है, मैंने अभी रियलाइज़ किया, इसलिए मैंने इसको दोबारा से अपने एडिट किया। देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो आप a की जगह पे 1 ही लिख रहे हैं और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पर सेकंड वाले पार्ट में जब आप a की वैल्यू 2 लोगे दोस्तों, क्या लोगे 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a का स्क्वायर, हम यहाँ पे फिर से सॉल्व करेंगे ना। ठीक है, तो इस वाली वैल्यू में क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो a की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे a की वैल्यू स्क्वायर में आ रही है ना, ये a की वैल्यू हमने ली है क्योंकि a का स्क्वायर हो रहा है ना, यहाँ पे आपको प्रूफ करना है। तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे,
यूजिंग इक्वेशन 1, इसी वाली वैल्यू में आप पुट करेंगे, एक ही जगह क्या पुट करेंगे 4, डिवाइड हम किससे करने वाले हैं बताइए, यहाँ पे 3 से डिवाइड करने वाले हैं। अब देखो 4 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 3 से डिवाइड हो जाए, तो सॉल्व कर लेते हैं। 1 जा से जाएगा, हमें पता है सबको, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व करके आपको समझा रहा हूँ। 3 1 जा 3, कितना बचा 1 कैरी बचा, ठीक है। तो अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 1 कर देंगे। अब बताइए किस है, दैट इज ये क्या है बताइए, क्या है ये 3m+1 लिखा है नहीं लिखा है, ये भी वही आया नहीं आया जो यहाँ पे आया था 3^1, यहाँ पे मैंने 3^1 लिख दिया, ये 3m+1 ही है। आप दोनों टर्म्स में लिख सकते हैं इसे, ठीक है। दैट इज 3m+1, एक ही चीज़ है नहीं है, बताइए वही चीज़ है ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। फॉर नेक्स्ट वैल्यू क्या थी आपकी 3 थी, a = 3 और b की वैल्यू भी 3 है, दोनों 3 हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप a का स्क्वायर परफॉर्म करोगे, क्यों कर रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, ठीक है। परफॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यही होगा। तो अब हम यूजिंग इक्वेशन 1, फर्स्ट वाली इक्वेशन में वैल्यूज को पुट कर देंगे, एक ही जगह पे क्या आ जाएगा 9, 3 से आप डिवाइड करने वाले हैं, तो 3 3 × 9 होता है, ये तो होता है ना, ये हुआ नहीं हुआ, रिमाइंडर में कितना बचा 0 हो गया। तो क्या है बताइए, दैट इज 3m, 3m ही तो हुआ, क्योंकि 0 को तो आप हटा दोगे, 3m सॉल्व हुआ, समझ में आ रहा है किसी को, ठीक है। नहीं समझ में आया फिर से आप बैक करके इस क्वेश्चन को शुरू से देखो, समझ में आएगा, एक बार पहले पूरा देख लीजिए फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमने 3 वैल्यूज के लिए सॉल्व किया फॉर, अब लास्ट वाली वैल्यू के लिए चेक करिए, a = 4 एंड b = कितना हो गया 3। अब इन दोनों वैल्यूज के लिए सॉल्व करिए, एक ही जगह पुट क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट वाले के यूज करिए, तो a का स्क्वायर करिए, 4 4 ज़ा 16 हो गया नहीं हो गया, ठीक है। अब आप एक ही जगह 16 लिख दीजिए, 3 से डिवाइड करिए। अब देखिए 16 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 तक जाएगा, 3 5 ज़ा 15 और 1 कैरी हो गया, तो 3 × 5 + 1, ये क्या हुआ बताइए, आप बताइए क्या हुआ, दैट इज क्या ये 3m+1, यही तो हुआ है। अब देखिए 3m+1 की फॉर्म में वैल्यूज आ रही है या फिर 3m की फॉर्म में आ रही है, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, ठीक है। पर हेंस प्रूव्ड आपको नहीं लिखना, आपको प्रॉपर लाइन लिखनी पड़ेगी, देयरफॉर इट इज प्रूव्ड दैट फ्रॉम द अबव इक्वेशंस वी कैन कंक्लूड दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर m। क्लियर हो गया, ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़े, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपकी इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपको प्रूफ करना है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो 9m या फिर 9m+1 या फिर 9m+8 की फॉर्म में होता है। अब 2 क्वेश्चंस लगाने के बाद मेरे ख्याल से आपको काफ़ी हद तक समझ में आ रहा होगा कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। बताइए सबसे पहले क्या करेंगे, हम कुछ नंबर्स लेंगे जो यहाँ पे लिखे हैं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लेंगे रैंडम, इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि आप पॉजिटिव लेंगे इवन ऑड ऐसा कुछ लेने वाले हैं, ठीक है। हम नॉर्मली उनका क्यूब परफॉर्म करेंगे, जैसे जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने स्क्वायर्स परफॉर्म किए थे, ठीक है। आप उनका क्यूब परफॉर्म करेंगे और फिर ये चेक करेंगे क्या वो 9m+1 या फिर 9m+8 की फॉर्म में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। तो अपना वही प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, यूजिंग, अब तो याद हो गया होगा, यूक्लिड्स डिवीजन, मेरे साथ बोलिए आगे, लेमा, बहुत बढ़िया, किसी ने बोला नहीं बोला, ठीक है। चलिए पेज डिवाइड कर देते हैं 2 सेक्शंस में, रफ के लिए और ये सेक्शन वाइज, ठीक है। चलिए अपना फॉर्मूला क्या है बताइए, a = bq + r, ठीक है, हो गया। इसे फिर से हम इक्वेशन 1 बना देते हैं, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए फिर से सपोज करते हैं, लेट सपोज सम, या लेट कंसीडर सम पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या कहा था, जितने भी टर्म्स आपको प्रूफ करने हो आप उसका डबल में लेंगे। बताइए यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 9m है, 9m+1 है और 9m+8 है, ये तीनों टर्म्स हैं यहाँ पे। तो आप क्या करने वाले हैं यहाँ पे बताइए, आप लिखेंगे कितने टर्म्स लेंगे, 3 है तो 6 लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स कोई भी लेने तो हम क्या करते हैं, इस बार हम यहाँ 1 से ही लेते हैं, फिर से 1 2 3 4 5 6 ले लिया हमने, ठीक है। अब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। पहला केस लेते हैं, फॉर a = 1 लिया। अब समझने की बात क्या, आप बताइए यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, देखिए यहाँ पे r की वैल्यू 0 है, यहाँ पे r की वैल्यू 1 है, यहाँ पे r की वैल्यू 8 है, ठीक है। यहाँ पे r की वैल्यू 0 होगी ना, इसलिए तो यहाँ पे आ रहा है 9m+0 हटा दिया उन्होंने, ठीक है। r की वैल्यू क्लियर होगी, लास्ट वाली r की वैल्यू होती है, ठीक है। b q होता है, अब देखिए q वाली वैल्यू मैंने आपसे क्या कहा था, वेरिएबल होती है, कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक है। तो वेरिएबल की जगह इन्होंने m यूज़ किया है लास्ट वाले क्वेश्चन के जैसे, तो b की जगह क्या हो गया, ऑब्वियसली 9 9 9, मैंने कहा था ना आपसे। तो b की जगह क्या लेने वाले इस वाले स्पेसिफिक क्वेश्चन में 9, ठीक है। क्वेश्चन देखे आप पहचान जाएंगे वहाँ पे क्या करना है ना, कोई कंफ्यूज तो नहीं होगा, ठीक है।
खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, अलग अलग बुक से करिए, ठीक है। इवन आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ हमें बताइए, कोशिश करेंगे आपको सॉल्व करने की उस प्रॉब्लम को। बाकी अगर आपको इन क्वेश्चंस में जो मैंने अभी सॉल्व करवाए इनमें कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को प्लीज़ दोबारा से एक बार फिर से देख लीजिए, आपके मोस्ट ऑफ द डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि हर एक सेक्शन को प्रॉपरली कवर कर सकें। फिर भी अगर कोई कंडीशंस रह जाती हैं, कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आराम से बता सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब फॉर a=1 के लिए हमने किया है तो हम क्या करेंगे, हम वही क्या करते हैं सबसे पहले, यूजिंग इक्वेशन 1, हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे, इसे पुट करेंगे। लेकिन उसमें पुट करने के पहले आपको क्या करना है, क्यूब परफॉर्म करना है। तो a क्यूब, a की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 का क्यूब कितना हो गया 1 हो गया। अब हम इसको ये लिखेंगे, ये हमें लाइन यहाँ पे लिखनी थी यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, हम लिखेंगे 1 इक्वल टू b की जगह पे क्या है आपका बताइए, यहाँ पे 9 है, 9। तो 9 से अगर आप 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या होने वाला है, मैं यहाँ फिर से मैं अब इधर नहीं लिखूंगा, अब आपको खुद समझ जाना है। 9 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 भी आएगा, उसमें +1 कर देंगे तो 1 आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए ये 9m+1, कहीं पे देखिए 9m+1 लिखा है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दैट इज 9m+1। एक चीज़ तो हमने प्रूव कर दी। अब इतना बताइए, एक चीज़ तो आने वाली है, अब इन दोनों के लिए देखते हैं, ठीक है। अब दूसरा केस ले लेते हैं, फॉर दूसरा केस क्या बताइए आप, a=2 लिया हमने, ठीक है। तो a का क्यूब कितना हो जाएगा बताइए, 2 का क्यूब कितना होगा 8, 2 2 4 2 8 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 8 इक्वल टू, हम 8 को किससे डिवाइड करने वाले हैं 9 से। अब 8 भी छोटा है 9 से तो डिवाइड नहीं होगा, फिर से 0 से जाएगा +8 हो जाएगा। देखिए 8 आया, दैट इज 9m+8 आ गया, नहीं आया। आप सोचोगे m की जगह पे यहाँ पे 0 आ रहा है, तो भाई 0 तो आएगा ही। हमने कब बोला था कि आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखोगे, जब रिमाइंडर में 0 आएगा, अदरवाइज जो m की वैल्यू है वो तो वेरी करेगी, कभी 0 आएगी, कभी 1 आएगी, कभी कुछ और आएगी, कभी कुछ और आएगी, ठीक है, वो वेरी कर सकती है। तो यहाँ पे क्या आएगा 9m+8, क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलें, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए अगले पे चलते हैं, फॉर a=, कितनी वैल्यू हमें सॉल्व करनी है 3 के लिए, 3 लिया। तो हम क्या करने वाले हैं, और b की वैल्यू क्या है अपने पास 9 है, ठीक है। आप a का क्यूब परफॉर्म करिए, तो आपके पास क्या है 3 है, 3 का क्यूब परफॉर्म करिए, 3 3 9 3 27 हो जाएगा, इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 27 को हम पुट करेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग फर्स्ट 27 को आप डिवाइड करने वाले हैं, किससे डिवाइड करने वाले हैं 9 से। तो 9 3 27 हो गया, कुछ भी नहीं बचा, +0 हो गया, नहीं हो गया। देखिए मैं आकर के दिखा देता हूँ, किसी को कन्फ्यूजन हो तो 9 3 27 और फिर 0, ठीक है। तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया, रिमाइंडर में 0 बचा, तो ये क्या है बताइए यहाँ पे, दैट इज 9m। ये हो गया नहीं हो गया, 9m हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो 9m+1 भी आ गया, 8 भी आ गया, ये भी आ गया, तीनों चीज़ आ गई। पर हमारे पास 3 एग्जाम्पल और है, मैंने कहा था आप सिर्फ उतने एग्जाम्पल नहीं देंगे जितने टर्म्स हैं, उसके डबल एग्जाम्पल्स देंगे, ठीक है। तो फॉर a=, कितना हो गया 4 यहाँ पे लिया। अब हम फिर से a का क्यूब परफॉर्म करते हैं, 4 का क्यूब परफॉर्म करते हैं, 4 4 16 4 64 हो गया यहाँ पे। अब 64 को डिवाइड करने वाले हैं 9 से, तो 64 सॉल्व करना पड़ेगा हमें, देखते हैं कितना आएगा। 9 को 64 से डिवाइड कर रहे हैं तो 9 7 7 9 63 होता है, ठीक है। यहाँ पे बचा 1, ठीक है। तो 9 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया और कितना कर दिया +1, कितना हुआ ये 9m+1। ऐसा कोई टर्म है क्या, देखिए ये वाला है, सही है अपना, ठीक है। अब फॉर a=, बताइए अगला टर्म कौन सा है 5 है। अब फिर क्या करने वाले हैं, a का क्यूब परफॉर्म करेंगे और 5 का क्यूब परफॉर्म कर देंगे। 5 5 25, 25 5 125 हो गया। अब 125 को, अच्छा यूजिंग इक्वलिटी डिवीजन हम आप यहाँ मान के चलिए, मैं बार बार लिख रहा हूँ, यूजिंग फर्स्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में जगह कम है मेरे पास, ठीक है। 125 को हम डिवाइड करने वाले हैं 9 से, तो 125 को 9 से डिवाइड करिए, सबसे पहले तो हो जाएगा ये 9 1 जा 9, 10 11 12 35, ये हो गया नहीं हो गया 35 होगा। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे 9 4 36, 9 3 27 हो गया, ठीक है। 27 कैरी लिया हमने, कितना हुआ ये 5 6 7 8 हो गया, 8 बचा अपने पास कैरी, ठीक है। तो आंसर क्या आया 9 × 13 + 8, ये हुआ 9m+8 आ गया, 9m+8 चल रहा है, सही है, दैट इज 9m+8, ठीक है। थोड़ी सी जगह बची है, मैनेज कर लेंगे, देखते हैं क्या होता है। लास्ट वाली वैल्यू भी बची है मेरे पास, कोई टेंशन नहीं है। फॉर a=, क्या बची लास्ट वाली वैल्यू बताइए आप, a=6 बचा, सिर्फ 6 के लिए सॉल्व करना है। तो a का क्यूब कितना हो गया 6 का क्यूब हो गया, 6 का क्यूब कितना होता है 6 6 36, 36 6 216, ठीक है, 216 हो गया, याद आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 216 को सॉल्व करना है, तो यूजिंग फर्स्ट मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ, यूजिंग फर्स्ट 216 को हम सॉल्व करने वाले हैं 9 से। 216 को आप डिवाइड करने वाले हैं 9 से, तो 9 9 2 18, 9 3 20, 9 2 18 हो जाएगा, 19 20 21 36, 9 4 36, ठीक है। तो 9 × 24, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, +0, ठीक है। तो क्या आया ये बताइए, क्या आया, ये आया हमारा 9m ही तो आया।
तो मैं लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में हेंस प्रूव्ड। आप पूरी लाइन लिखिएगा जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, हेंस प्रूव्ड। जितने भी टर्म्स आए देखिए वही तो है, 9m + 8, 9m + 1, 9m, यही तीनों टर्म्स आ रहे हैं हर बार, ठीक है। हेंस इट इज प्रूव्ड दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 9m, 9m + 1 और 9m + 8, ठीक है। हमने पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए दोस्तों। अगर इनकेस आपको कोई डाउट रहेगा वो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। पूरा वीडियो देखिएगा, इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा। आपको उसमें बहुत सारे टर्म्स ऐसे सिखाए गए हैं जिसमें इसकी मतलब इस वाले टर्म में, इस वाले सेक्शन में जिन टर्म्स की जरूरत है और आने वाले सेक्शंस में भी उन टर्म्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि आगे जो भी वीडियोस आने वाले हैं आपसे मिस ना हो। और लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे की सारी वीडियोस जरूर देखिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी करवाने की। थैंक यू।